नमस्कार दोस्तों, मैं राकेश कुमार पारिक आप सभी का अपने YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य और हिंदी सामान्य व्याकरण। अगर आप इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं या कुछ मोटिवेशन की चीज़ें जानना चाहते हैं तो आप हमारे साथ जुड़िए, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और नोटिफिकेशन बेल के ऑल नोटिफिकेशन के बेल आइकन पर आपको क्लिक करना है। चलिए हम बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो पर। आज का अपना जो वीडियो है बड़ा ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये एक ऐसी क्लास रहेगी जिसके अंदर बहुत सारी चीजें आपको नई सीखने के लिए मिलेगी, ऐसी चीजें जिनके ऊपर बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। हर प्रकार की प्रतियोगी परीक्षा जिसमें हिंदी को महत्वपूर्ण माना जाता है या हिंदी व्याकरण को शामिल किया जाता है, वहां पर इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और अब तक हमने स्वरों का और व्यंजनों का वर्गीकरण किया, उनके सामान्य बातों को पढ़ा है। आज का ये जो टॉपिक है ये भी हमारा उन्हीं चीजों से संबंधित है। आज का अपना टॉपिक है उच्चारण स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण। अब वर्ण इसमें दोनों आ जाते हैं, स्वर भी आ जाते हैं और व्यंजन भी आ जाते हैं। बड़ी बात यह है कि ये जो छोटी सी क्लास यानी जिस वीडियो को आप अभी देख रहे हैं, इसके माध्यम से आपके इतने प्रश्न तैयार हो जाएंगे कि पूछे मत। बहुत सारे प्रश्न तैयार होंगे क्योंकि प्रश्न जो व्याकरणिक खंड वाले होते हैं वो कहीं से भी पूछ लिए जाते हैं और भाषा की शुरुआत यहां से होती है। हालांकि अब तक हमने रीड से संबंधित या जो सामान्य व्याकरण से संबंधित 13-14 वीडियो बना दिया, लेकिन हर वीडियो का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान है। आज का वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इन चीजों को जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले हम शुरू करते हैं कि ये चीज हम शुरू करें उससे पहले हमें जान लेना होगा कि पिछला जो वीडियो था उसके प्रश्नोत्तर कौन से थे, उनका हल हमने कैसे किया था। कई बच्चों ने उसका उत्तर दिया है और जिन्होंने भी उत्तर दिया है वो बहुत ही धन्यवाद के पात्र हैं। आज हम जान लेते हैं उन प्रश्नों के उत्तर। चलिए, पहला प्रश्न था, उसमें था कि नागर शब्द का अर्थ क्या है। देखिए, नागर शब्द का अर्थ, हालांकि प्रश्नोत्तर और भी है, हर वीडियो में हमने अंत में प्रश्न पूछे हैं। अगर आप ऐसे कुछ यूनिक प्रश्न जानना चाहते हैं जो आपके आगे के एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो तो हर वीडियो के अंदर आपको क्या मिलेगा, पहले पूरा वीडियो समझाया, उसके अंत में हमने प्रश्नोत्तर किए हैं। 1-2 वीडियो में ऐसा नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी के सभी वीडियो में ऐसा मिलेगा। और समय समय पर हम दूसरी क्लासेस के अकॉर्डिंग जितने भी वीडियो हो चुके हैं उसके हिसाब से हम एक लाइव टेस्ट की भी योजना बना रहे हैं। तो अगर वो संभव होगा तो उसके बारे में भी बताया जाएगा। अगर आप सभी लाइव टेस्ट के अंदर इंटरेस्टेड है तो उसका टाइम जरूर बताना। अगर आप कमेंट कर सके तो बहुत ही बढ़िया बात है। हम बात कर रहे हैं इस प्रश्न की। नागर शब्द जो है, इस नागर शब्द को कहा जाता है, ये कहा जाता है चतुर व्यक्ति के लिए। किसके लिए कहा जाता है? चतुर के लिए। और अधिकतर ये जो शब्द है ना भगवान श्री कृष्ण की प्रकृति के साथ जुड़ता है। तो नागर शब्द के 2 तात्पर्य हो जाते हैं, एक तो श्री कृष्ण और एक चतुर पुरुष। ठीक है ना। अब नागरी आ जाता है तो वो क्या हो जाएगा, स्त्रीलिंग शब्द बन जाएगा। अगर नगर हो जाए तो चतुर व्यक्तियों का स्थान, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इस तरह से नागर शब्द का अर्थ क्या हुआ, चतुर या श्री कृष्ण। ठीक है। अगला प्रश्न अपना था, 2 वर्ण है, एक का नाम अड़य और अढ़य। इन 2 के बारे में प्रश्न था कि अड़य अढ़य का क्या नाम है। इनका नामकरण पूछा गया था। इनका नाम हम उस वीडियो में चर्चा भी कर चुके हैं और फिर भी यहां पर भी हम बात कर लेते हैं। वीडियो के अंदर आप अगर पढ़ना चाहो तो वहां पर भी जाकर पढ़ सकते हो पूरी चीजें डिटेल से। उत्क्षिप्त वर्ण इन्हें कहा जाता है। इनका दूसरा नाम है द्विगुणित वर्ण। क्यों कहा जाता है वो वहां पर आप चर्चा की विषय के हिसाब से समझ लें। द्विगुणित है, इन्हीं को द्वित्व वर्ण वाले वर्ण कहा जाता है। ठीक है। इन्हीं को एक नाम अन्य दिया जाता है, ताड़न जात वर्ण। क्या कहा जाता है इनको? ताड़न जात। तो इस तरह से देखें तो ये 2 प्रश्न आपके हल हो रहे हैं। तीसरा प्रश्न था अपना कि जो ज्ञ शब्द है, ज्ञ वर्ण है, इसकी उत्पत्ति कैसे होती है, इसमें कौन कौन से वर्ण मिले हुए हैं। तो वर्ण विच्छेद की हमने बात की थी। अगर आपको आता है तो आप हल लिख के जरूर आप हमें बताना। हर वीडियो के अंत में जो प्रश्न उत्तर पूछे जाते हैं उससे आपका एनालिसिस हो जाता है कि आपको कितना कुछ आता है, इस वीडियो से आपने क्या सीखा, या पूरी की पूरी जो पाठ्य वस्तु थी वो आपके समझ में आई या नहीं आई, आप में संप्रेषण कितना हुआ, कितना समझ में आया, वो सारी बात थी। इसलिए आप चाहे छोटी क्लास के विद्यार्थी हो चाहे बड़ी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, जो भी व्यक्ति इस वीडियो को देख रहा है वो प्रश्नों को हल जरूर करे ताकि अपने ज्ञान का मूल्यांकन स्वयं वो कर सके। ज्ञ जो वर्ण है इसका जो उत्पत्ति स्थल होता है वो जय से माना जाता है। जय, जय के नीचे हलंत रहता है यानी इसमें ए नहीं रहता है, उसके साथ में आता है ञ और इसके साथ में जुड़ता है ए। आप चाहो तो इस हलंत को हटाकर ए इसमें जोड़ सकते हो, दोनों रूप है। लेकिन पहले वाले वर्ण में क्या नहीं आता है, हलंत लगा हुआ रहता है, इसमें स्वर नहीं रहता है। और अंतिम प्रश्न था कि हमारी जो भाषा है उसमें कुल कितनी क्या है, ध्वनियां हैं। ध्वनियों की बात चली थी। अब ध्वनियों के अंदर अगर आप देखेंगे तो
हमने जो चर्चा की थी उसमें हमने 52 ध्वनियों की बात की थी और इन सभी को हमने उसमें शामिल किया था। ये प्रश्न उत्तर थे। चलते हैं आज के वीडियो में कि आज का जो उच्चारण के स्थान के अनुसार वर्णों का वर्गीकरण है वो क्या है, आप इसको जरूर समझोगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। चलो पढ़ते हैं इसको, ठीक है। तो आप इनको हल करें और जब भी कोई प्रश्न किया जाता है ना तो उसको आप हल करके अपने हिसाब से उनको अपने पास नोट भी करके रखें, ताकि आपको भविष्य में कभी उसकी जरूरत पड़े तो आप उसके हिसाब से इन चीजों को सही तरीके से उपयोग कर सके। देखिए, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान यानी हमारा वोकल कॉर्ड, पूरे के पूरे मुख विवर के अंदर कहां कहां से ध्वनियां निकल रही हैं। क्योंकि किसी जमाने में व्यक्ति को कुछ भी नहीं बोलना आता था, वो टार्जन की तरह रहता था। यानी जिस तरह से माना जाता है कि जिस तरह आपने कभी देखा होगा कि एक जंगली बच्चे की कहानी आती है, मोगली की, जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ऐसा एक प्रोग्राम चलता था बचपन में। आज भी बच्चे बहुत मन से उसको देखते हैं। कार्टून नेटवर्क के अंदर आने वाली ये चीजें हैं और उसके अंदर जो बात आती है उस बच्चे को बोलना नहीं आता था क्योंकि वो जंगल में रहता था। लेकिन हम जब सभ्य समाज में जाते हैं तो हम वार्तालाप करते हैं, बोलते हैं। मैं आपसे कुछ बोलूं, आप मुझसे कुछ कहेंगे, या तो मैं लिखूंगा या आप लिखेंगे, या आप सुनेंगे या मैं बोलूंगा। तो इस तरह से वो विचारों का विनिमय जहां होता है वहां भाषा की जरूरत पड़ती है। और भाषा के लिए क्या करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि कहां से कौन सी ध्वनि आ रही है, उसको पहले सुनना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसके बाद में अपने अंदर समझ करके उसको एक निश्चित आकार देना पड़ता है। और आकार ऐसा देना पड़ता है जो सब लोग माने। ऐसा नहीं कि आपने क्या दूसरी तरह से बना दिया, दूसरे व्यक्ति ने दूसरी तरह से बनाया और समाज में उसको मान्यता प्रदान की जाती है, सब लोग उसका प्रयोग करते हैं, फिर वो एक भाषा के रूप में परिवर्तित होता है, उसका अधिक से अधिक लोग प्रयोग करते हैं, फिर उसे भाषा के रूप में रचा जाता है, उस पर काव्य लिखा जाता है, उस पर गद्य लिखा जाता है, उस पर कहानियां लिखी जाती है, उसमें आदेश निकाले जाते हैं और सारे काम उसी में होते हैं। इसी तरह विश्व की सारी भाषाएं बनी हो, चाहे हिंदी हो, अंग्रेजी हो, स्पेनिश हो, जापानीज हो, चाइनीज हो, कोई भी भाषा वो उसी रूप में बनी है। लेकिन वर्गीकरण करने का मतलब है कि उसको बांटना, कि वो कहां पर तो स्वर के साथ जुड़ता है और कहां पर व्यंजन के साथ जुड़ता है, कौन से मूल वर्ण है, कौन से बाद में बने हुए वर्ण है, उनका उच्चारण स्थान कहां है, ये वैज्ञानिकों का अपना विषय रहता है। हमें पता है कि आग जलती है, लेकिन ये खोजना वैज्ञानिकों का काम था कि आग जलती क्यों है, क्योंकि उसमें क्या होता है उसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के दो तत्व होते हैं, उनके मिश्रण से या उनके एक अलग ही संयोग से क्या होता है, ये आग जलती है। आप सभी जानते हैं कि ऑक्सीजन के बिना आग नहीं जल सकती और हाइड्रोजन उसको जलाने का मुख्य तत्व माना जाता है। लेकिन ये तत्व खोजा किसने, वैज्ञानिकों ने खोजा। इसी तरह से भाषा विज्ञान के वैज्ञानिकों ने भी खोजा कि जो भी हमारे मुख से ध्वनि निकलती है वो कैसे निकलती है। और हिंदी के जो भाषा विज्ञानी थे उन्होंने इनका वर्गीकरण किया, जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। देखिए, सबसे पहली बात आती है कि हम लोगों के मुख से जो भाषा निकलती है उसको हम एक क्रम संख्या में बांधेंगे, फिर हम उस स्थान को देखेंगे जहां से वो उच्चरित हो रहा है, फिर हम देखेंगे उसका नाम कि उसे नाम क्या दिया गया है भाषा वैज्ञानिकों के द्वारा, जिसके माध्यम से हम उसे सरलता से बांध सके कि ये किस में काउंट किया जाएगा। इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे कि ये जो है इसको हम स्वर में शामिल करते हैं या इसको हम व्यंजन में शामिल करते हैं। और व्यंजनों के भी क्या रहते हैं, अलग अलग भाग रहते हैं, और इनमें से नासिक व्यंजन कौन से हैं, ठीक है, नासिक व्यंजन कौन से। उसके बाद में हम देखेंगे उत्क्षिप्त व्यंजन कौन से हैं, जिसकी अभी हमने चर्चा की थी। उसके बाद में हम देखेंगे अंतस्थ व्यंजन, और अंतस्थ के बाद में हम देखेंगे ऊष्मीय व्यंजन, और ऊष्मीय व्यंजनों के बाद में हम देखेंगे कौन सी चीजें, ऊष्मीय व्यंजनों के बाद में हम देखेंगे अयोगवाह, ठीक है। इस प्रकार से ये हमारी भाषा की सारी रूपरेखा रहेगी, हम इनका अभी वर्गीकरण करने वाले हैं। अब अगर हम इन सभी चीजों को अपने आधार पर बांटे, चूंकि एक टेबल रहेगी तो आपको भी इसी तरह की टेबल अपने पास बना लेनी है। अगर पीडीएफ फाइल चाहिए तो आप हमारे जो डिस्क्रिप्शन है उसमें जाकर के जो ब्लॉग है उससे इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये किस तरह से हमने इनको अपने अपने आधार पर बांटा है, क्योंकि वर्गीकरण करना और उसको सही तरीके से समझना आपके लिए बहुत जरूरी है। अब स्वरों के साथ साथ ये व्यंजन आएंगे और इन सभी चीजों को हम यहाँ वर्गीकृत करेंगे, तो आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना, उस चीज को समझना है ध्यानपूर्वक। अगर कहीं नहीं समझ में आता है तो आप वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में लिख करके हमें बता सकते हैं कि हमें ये चीज समझ में नहीं आई या हमारा समझाया और आपको वहां पर सही नहीं लग रहा है। जो भी चीजें हैं उसको हम बाद में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अभी हम इन सभी चीजों की चर्चा यहां पर शुरू करते हैं। तो ये एक टेबल बन रही है। सबसे पहले आता है 1 नंबर क्रम, और उस क्रम में हम स्थान ढूंढते हैं कौन सा, कंठ का, ठीक है। तो कंठ से सबसे पहले
कंठ को चुना जाता है, और कंठ से जो स्थान बनता है उसका नाम होता है कंठ्य। यह शब्द जुड़ा है, जैसे देव से दैवीय शब्द बनता है, जिस प्रकार से अदिति से आदित्य शब्द बना है, दिति से दैत्य शब्द बना है, उसी तरह से कंठ शब्द बना है। ठीक है, इसमें स्वर भी शामिल होते हैं और व्यंजन भी शामिल होते हैं। स्वर इसमें शामिल होते हैं कौन कौन से? ए, आ, क्योंकि ये बात पहले बताई नहीं, इसलिए ध्यान से समझ लेना इसको। और व्यंजनों में कौन से शामिल होते हैं? क, ख, ग, घ। अंग भी है क्योंकि वो व्यंजन ही है, लेकिन नासिक व्यंजन है, इसलिए हम उसे नासिक के श्रेणी में रख देते हैं। इसके बाद में आता है उत्क्षिप्त। यहां पर उत्क्षिप्त वर्ण या वो वर्ण बाद में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर आप देखें तो हमें एक वर्ण मिलता है कौन सा? ग, और एक मिलता है अनुस्वार, और साथ में हल विसर्ग। ये तीनों के तीनों अयोगवाह माने जाते हैं और इनका उच्चारण कंठ स्थान से माना जाता है। अधिकतर इस रूप में इसको बांटा जाता है। दूसरी पंक्ति आती है जिसमें कंठ के बाद में दूसरा स्थान आता है हमारा, जिसमें आता है तालु। तालु से तात्पर्य दो तरह का तालु होता है, एक कोमल तालु और एक कठोर तालु। कठोर तालु को ही मूर्धा कहा जाता है, जो आगे के स्तर पर होता है, और तालु से शब्द बना है तालव्य। ठीक है, और तालव्य वर्ण कौन कौन से आते हैं? इसमें आते हैं ए, आ के बाद में अगली ध्वनियां, जहां पर अगर आपने देखा हो तो हमने बात की है कि जीभ के आधार पर इन स्वरों का वर्गीकरण किया गया है। वो चीज यहां पर एक साथ आ रही है, आप उस वीडियो को भी जाके देख सकते हैं। ठीक है, जिसमें रीड की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें से आप उसको पढ़ सकते हैं, व्याकरण में पढ़ सकते हैं। और तालव्य वर्ण आते हैं च, छ, ज और झ। ठीक है, कोमा लगा सकते हैं आप। अगर आप इनको मूल वर्णों के रूप में, मूल व्यंजन के रूप में लिखें तो इनके नीचे हलंत लगा देना, वरना आप इसी तरह लिख सकते हो। और पांचवा वर्ण यानी नासिका वर्ण है य। तीसरी पंक्ति आती है जिसमें आता है तालु के बाद में मूर्धा। मूर्धा नहीं, मूर्धा आता है, और जो मूर्धा है, मूर्धा शब्द का मतलब होता है मसूढ़ा, संस्कृत में मूर्धा कहा जाता है, और उससे बनता है मूर्धन्य। कौन से वर्ण है ये? मूर्धन्य वर्ण। और इसमें आता है हमारा स्वर आता है केवल एक, वो कौन सा है? री। ध्यान देना, अब प्रश्न ऐसे पूछ लिया जाता है, आपने सारी टेबल लिख ली, एक बार लिख ली, दो बार लिख ली, पिछले पूरे वीडियो भी आपने देख लिए, लेकिन एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है कि ये आता कहां है? मूर्धन्य री। ऋषि वाला जो री है वो मसूड़े के पास से बोला जाता है, मूर्धा के पास से, इसलिए उसे उस स्वर को यहां शामिल करते हैं। फिर आता है ट, ठ, ड और ढ, इन चारों को शामिल कर लिया जाता है। फिर आता है अण, वो यहां पर आएगा। अब ये उत्क्षिप्त वर्ण है, तो उन वर्णों को आपने बचपन से हमने भी पढ़ा है और आपने भी सुना होगा, कै, ख, ग, घ, बाबूजी लड़े, तो वो अड़े यहां पर नहीं आता, ये अड़े नहीं है, अड़े का रूप होता है ये वर्ण। देखिए ध्यान से देखिए, अड़े में बिंदी नीचे की तरफ लगी हुई है, अड़े और अड़े, और इन दोनों वर्णों को क्या कहा जाता है? उत्क्षिप्त वर्ण कहा जाता है, ताड़न जात कहा जाता है, द्विगुणित कहा जाता है, द्वित्व वर्ण कहा जाता है, इसलिए आप इसको ध्यान दे लेना। ठीक है, इसके बाद में चौथी पंक्ति आती है, वो जुड़ती है कौन सी? दांत से, यानी दांतों से उच्चरित होता है, दंत पंक्तियों से उच्चरित होता है, इसलिए इसे कहा जाता है दंत। ठीक है ना, दंत से या दांत से दोनों बोल सकते हो आप। दंत कहोगे तो ये क्या हो जाएगा? तत्सम शब्द हो जाएगा, और दांत कहोगे तो ये तद्भव शब्द बन जाएगा। और इसमें कोई भी वर्ण जो स्वर है ना, वो कोई भी शामिल नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में हम आगे चलते हैं। यहां पर जो व्यंजन है उनमें आता है त, थ, द और ध, और न यहां पर शामिल कर लिया जाता है, क्योंकि वो क्या है? एक नासिका वर्ण है। पांचवी पंक्ति में आता है कौन से? ओष्ठ। ओष्ठ का मतलब होता है हमारे होठ। उन ओष्ठ से जो ध्वनियां निकलती है उनको कहा जाता है ओष्ठ्य ध्वनियां। कौन सी ध्वनियां? ओष्ठ्य ध्वनियां। और इनमें क्या शामिल होता है? इसमें स्वर तो शामिल होते हैं, क्योंकि होठ की आकृति देखी जाती है तो उसके आधार पर शामिल होते हैं उ, उ, और यहां पर व्यंजन शामिल होते हैं प, फ, ब और भ। क्योंकि मैं क्या है? पंचम वर्ण है, नासिक्य वर्ण है, इसलिए उसे यहां शामिल कर देते हैं। ये तो हुई किसकी बात? हमारे स्पर्श व्यंजनों की बात हो गई। इसमें स्वरों की बात हो चुकी है, इसमें उत्क्षिप्त वर्ण की बात हो चुकी है, अयोगवाह को हमने शामिल कर लिया है, लेकिन इसके अलावा और भी बहुत सारे वर्ण हैं। अब आपको ध्यान रखना है, इसके बाद में हम शुरू करते हैं यर लव। देखिए, चूंकि यर लव को स्पर्श व्यंजनों में शामिल करते हैं और वो बाकी जगह पर नीचे लिखे जाते हैं, लेकिन हम बात कर रहे हैं किसकी? उच्चारण स्थान की। तो उच्चारण स्थान मुंह में कहीं ना कहीं से तो वो भी उच्चरित होते हैं, इसलिए उनको भी अलग जगह शामिल किया जाता है। कहां शामिल करते हैं देखते हैं। देखिए, सबसे पहले आता है
जब हम यह बोलते हैं तो उसकी ध्वनि कुछ कुछ य की तरह होती है, य। तो ये कहां से उच्चरित हो रहा है, ये तालु से उच्चरित हो रहा है। तो इस आधार पर अंतस्थ व्यंजनों के अंदर, ये अंतस्थ है, ध्यान दे लेना आप, इधर अंत मत कर देना, केवल इसका अंतस्थ है। यहां पर ये शामिल हो गया यहां पर। फिर अगला है र। जब र बोलते मसूड़े के पास जाता है तो ये सरल है बड़ा, इसको आप इसी तरह से याद रख सकते हो सीक्वेंस के अंदर। तो र कहां से निकलता है, जैसे री निकलता है वहीं से र की ध्वनि निकलती है। फिर आता है ल। तो ल कहां से बोला जाता है, दांत के पास से, इसलिए इसे दंत्य वर्णों में शामिल करते हैं। फिर आता है व। कौन सा आता है, वह वर्ण आता है। यह वह वर्ण ऐसा है जो इन दोनों ध्वनियों के बीच में से निकल कर आता है, यानी दांत और ओष्ठ के बीच में निकल कर आता है, इसलिए एक अलग ही इससे संख्या दे दी जाती है, क्योंकि ये उनमें से किसी जगह शामिल नहीं होता, इसलिए इसे शामिल करते हैं दंतोष्ठ वर्ण, दांत और ओष्ठ के रूप में। हम यहां पर इसको इस तरह से लिखेंगे क्योंकि हम स्थान लिख रहे हैं, तो आपको समझना है यह है दांत और ओष्ठ से निकलता है, इसलिए इसे कहा जाता है दंतोष्ठ वर्ण। ठीक है। और दंतोष्ठ वर्ण के अंदर, क्योंकि ये दंतोष्ठ वर्ण में कोई स्वर शामिल नहीं है, कोई व्यंजन दूसरा शामिल नहीं है, केवल कौन शामिल है, अंतस्थ व्यंजनों का कौन सा वर्ण, जिसे हम कह सकते हैं वह। ये वह वर्ण यहां पर शामिल होता है। आगे हम अगले वीडियो में और बात करेंगे, क्योंकि इसमें कुछ और ध्वनियां भी शामिल होती है, लेकिन यहां पर जो मुख्य मुख्य ध्वनियां वही हम बात करेंगे। इसके बाद में हम देखते हैं कि ये जो ध्वनियां है, ये हमने अंतस्थ वर्णों की बात कर ली। उसके बाद में आते हैं ऊष्मीय वर्ण। क्योंकि ऊष्मीय वर्णों में जब हम पहला श बोलते हैं तो उसमें शीटी की सी ध्वनि ज्यादा होती है, घर्षण की ध्वनि ज्यादा होती है, वो हमारे तालु के पास जीभ वहां पर मुड़कर चली जाती है और वहां से श की ध्वनि निकलती है। और जैसे कि हमने कोई शब्द बोला, जैसे मान लीजिए हम शब्द बोलते हैं शिव, तो जीभ से शिव की ध्वनि जो निकल रही है वो तालु के पास से निकल रही है, इसलिए ये भी तालु में के पास ही शामिल होता है श। फिर अगला होता है मसूड़े के पास यानी मूर्धा के पास श। और तीसरा होता है दांत के पास, जिसे कहते हैं स। और अंतिम कौन सा है। उस है को हम कहां शामिल करते हैं, कंठ ध्वनियों में शामिल करते हैं, इसलिए है ऊपर चला जाएगा। अब आप कभी ये मत सोचना कि सर ये तो क्रम से रहे, ये क्रम से क्यों नहीं है, क्योंकि इनका वर्गीकरण स्थान के आधार पर किया गया, इसलिए आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना होगा। इन सभी को आपको बोल बोल के ऑब्जर्व करना चाहिए। एक बार अगर बोल बोल के ऑब्जर्व कर लोगे थोड़ा समय लगेगा, लेकिन अगर एक बार ये चीज तैयार होगी तो भविष्य में कभी भी गलतियां नहीं होगी। केवल थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा और आपके प्रश्न अपने आप सही हो जाएंगे, हल कर लेंगे आप इसको। ठीक है। अगली दो इसके जो भेद माने जाते हैं उसमें यह देखा जाता है कि चूंकि हमने अब तक बात की है किसकी, स्वरों की बात की है, तो स्वरों के अंदर हमने सारे स्वर नहीं लिए हैं, अब कुछ स्वर रह गए हैं, उनको हम यहां पर शामिल करेंगे। जैसे एक स्वर है जिनको इनके बाद वाले जो स्वर है उनको हम कहते हैं ए और आई। ये दो स्वर ऐसे हैं जो कहां से निकलते हैं, कंठ और हमारी तालु से निकलते हैं, ए और आई। इसके अंदर हमारे तालु की भूमिका रहती है और किसकी रहती है, कंठ की भूमिका रहती है, इसलिए इन्हें कंठ तालव्य वर्ण कहा जाता है। यह है कंठ तालव्य वर्ण। और कौन से दो वर्ण शामिल है इसमें, ए आई शामिल है। इसके बाद में अगले दो वर्ण और बचते हैं, उनको शामिल करते हैं कंठ और ओष्ठ। कंठ और ओष्ठ से निकलते हैं, इसलिए इनको कहते हैं कंठोष्ठ वर्ण। कौन से वर्ण, कंठोष्ठ वर्ण। ठीक है। कंठोष्ठ भी कहते हैं, कंठोष्ठ भी कहते हैं, दोनों कह देते हैं इसका। और इसमें ओष्ठ की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और कंठ की भी होती है, क्योंकि बिना ओ अगर हम होठ के बिना सहयोग से बोलेंगे तो बोला नहीं जाएगा, इसलिए इनको इसमें शामिल किया जाता है। अब मूल रूप से जितने भी हमारे जो हम कह सकते हैं कि जितने भी हमारे स्वर हैं या व्यंजन हैं, उनका वर्गीकरण कुछ इसी रूप में किया जाता है। क्योंकि आप लोग इन सभी चीजों को जानना चाहते थे और आप में से बहुत सारे बच्चों ने पर्सनली कहा भी था, इसलिए ये सारी चीजें बता दी गई है। और आप इसे समझना, आज का हमारा जो मूल विषय था वो था उच्चारण के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण किया था हमने। और उस आधार पर अगर आप देखें तो हमारे पास मूल रूप से कितने प्रकार निकल कर आते हैं, 8 प्रकार निकल कर आते हैं। ठीक है। इसके अलावा हमारा अगला वीडियो रहेगा जिसमें भी हम इनका वर्णों का वर्गीकरण करेंगे, इसलिए आप इन सभी इसके 3 या 4 अलग अलग वीडियो बनने वाले, तो आप उनको गहराई से समझ लेना, ताकि भविष्य में कहीं ऐसा ना हो कि आप एक बार हिंदी पढ़कर दोबारा से उसी चीज को तैयार करने के लिए आ जाएं। मैं आपको एक बार पढ़ाऊंगा, लेकिन ऐसा पढ़ाऊंगा कि आपकी वो चीज जीवन भर याद रहने वाली है।
ठीक है, या फिर आप थोड़ा बहुत भी पुनरावृत्ति कर लेंगे तो वो चीज आपके दिमाग में एकदम स्थायी हो जाएगी। इसलिए चीजों को समझ जाना। हमने यहाँ पर स्वरों का वर्गीकरण कर लिया। ए आते कंठ में, ई आता तालव्य, री आता है किसमें, मूर्धन्य में। ओष्ठ ध्वनियां कौन सी मानी जाती है, ऊ मानी जाती है। ए आई को कंठ तालव्य, ओ अव को कंठोष्ठ माना जाता है। क्योंकि प्रश्न आप इनको तो सभी को जानते हो और यहां से प्रश्न पूछ लिया जाता है। इस एक को पूछ सकते, इसको पूछ सकते, इसको पूछ सकते, इसको पूछ सकते, क्योंकि प्रश्न पूछने वाला आपको किसी न किसी रूप से कंफ्यूज करना चाहता है। अगर आप पहले से कंफ्यूज हो तो उसका काम आसानी से हो जाएगा, लेकिन आपकी तैयारी अच्छी है तो वो अपने इरादों में सफल नहीं हो पाएगा और आप अच्छे से अपने मार्क्स को स्कोर कर पाएंगे, अपने किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में अच्छी टक्कर दे पाएंगे, अच्छे मार्क्स ले पाएंगे और अपना स्थान सुनिश्चित कर पाएंगे। तो आज हमने यहां तक चर्चा की। अब ये वीडियो समाप्त होता है। चलिए रिवीजन करते हुए नीचे इस बात को समाप्त करते हैं। आज हम पढ़ रहे थे उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का वर्गीकरण। आगे कुछ वीडियो और आएंगे, उनको भी आपको जरूर देखना चाहिए। अब हम बात करेंगे क्रम संख्या के आधार पर इनका वर्गीकरण। हमने 8 भागों में किया था। स्थान के आधार पर कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ और दंतोष्ठ, कंठोष्ठ और कंठ तालव्य के रूप में हमने इनका वर्गीकरण किया था। कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत, ओष्ठ, दंतोष्ठ और कंठ तालव्य, कंठोष्ठ के रूप में हमने इनका वर्गीकरण किया था। हमने स्वरों का भी विभक्तिकरण कर लिया था। हमने व्यंजनों को भी, जो स्पर्श व्यंजन है उनको भी बांट लिया था। नासिक के व्यंजनों को भी हमने देख लिया। अड़े को उत्क्षिप्त वर्ण कहते हैं और अंतस्थ वर्णों में य, र, ल, व का अलग अलग स्थान है। इनमें केवल व वर्ण ऐसा है जिसको दंतोष्ठ रूप में दोनों जगह शामिल करते हैं, इसलिए उसका एक अलग ही पंक्ति बन गई थी। उसमें वर्ण जो है उनमें है को कंठ की ध्वनि में शामिल करते हैं और बाकी तीनों से क्रम से रहते हैं। उनमें सबसे पहले आता है कौन सा, तालव्य, बाद में मूर्धन्य और अंत में दंत से आता है। अयोग व तीनों ध्वनियां हैं, उनको हम कहां शामिल करते हैं, उन सभी ध्वनियों को हम शामिल करेंगे किसके अंदर, कंठ वाली जो ध्वनियां है ना उनके साथ ही हम उसको शामिल कर लेते हैं। क्योंकि कुछ और वर्गीकरण होंगे उसके अंदर हम इन्हें और बांटेंगे। अभी आप इन चीजों को छोड़ना मत और इनको कंफ्यूज भी मत होना, क्योंकि जितना पढ़ाया जाता है अगर आप उतना तैयार करते रहते हैं, कोई भी जो सफर होता है उसकी शुरुआत एक पांव से होती है, एक कदम से होती है। अगर एक एक कदम आप चलते रहे तो मंजिल कब आपके पास आ जाएगी आपको पता नहीं चलेगा। आप कभी भी अपने आप को बोझिल महसूस न करने होने दें। कभी भी कोई नई चीज आती है तो उसको बड़ा ध्यान से समझें। कोई पुरानी चीज भी अगर दोहराई जाती है तो उसको भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ें और जानने की कोशिश करें। खुद से प्रश्न करें, क्या मुझे ये आता है, क्या मैं इसका ऐसा हल कर पाता था। और अब क्रम आ रहा है हमारे प्रश्नों का, तो हम हमारे प्रश्न शुरू करते हैं। आज के हमारे प्रश्न शुरू होने से पहले मैं केवल इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अब तक हमारा वीडियो देखा है और ये वीडियो आपको पसंद आ रहा है या इसी तरह की चीजें आप जानना चाहते हैं तो वीडियो को देखने के साथ साथ इसे लाइक भी जरूर करना, क्योंकि आपके एक एक लाइक से हमारा हौसला बढ़ता है। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आज से 10 दिन बाद, 100 दिन बाद, 1000 दिन बाद, जब भी देख रहे हैं तो इसे जरूर आप थम्स अप करना, ताकि हमारी मेहनत को एक अच्छा क्या मिल सके, हौसला मिल सके, ताकत मिल सके। और आप ही हमारी ताकत है। आपका ये जो हमारा प्यार है ये धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसी तरह अपना प्यार और हौसला हमें देते रहिए। अपनी तरफ से जो सुझाव है, अच्छे हैं बुरे हैं, जैसे भी आपके सुझाव हैं, गलतियां हमसे भी हो सकती है, गलतियां आप भी कर सकते हो। अगर कोई गलती लगे तो अपना छोटा भाई, बड़ा भाई, जो भी आपको अगर लगे सही, तो आप उसके हिसाब से आप आंसर लिख करके, कमेंट करके आप हमें बता सकते हैं। और किसी तरह की और कोई क्यूरी रहती तो वो भी कमेंट में जरूर लिखना, क्योंकि आपका जो प्रेम और स्नेह है, दुलार है, वो हमारे साथ बना हुआ है। हमारी जो कम्युनिटी वो बढ़ती जा रही है। आप अपने सभी प्रश्नों के हल कमेंट में जरूर लिख के बताएं। जो भी हम प्रश्न पूछते हैं या आपकी तरफ से अगर कोई क्यूरी रहती है, कोई प्रश्न रहता है, तो वो भी आप लिख सकते हैं, ताकि हम सभी एक दूसरे का सहयोग करते हुए आगे बढ़े और एक दूसरे को कुछ नवीन ज्ञान के तथ्य बता सकें। मुझसे और आप सभी प्रबुद्ध जितने भी श्रोता हैं उन सभी से केवल इतना ही मैं कहना चाहूंगा कि हम सभी एक दूसरे के ज्ञान का सहयोग लेकर ही आगे बढ़ सकते हैं। मैं आपका फैसिलिटेटर, एक गाइड बन सकता हूं, एक सहयोगी बन सकता हूं, लेकिन प्रश्न की तैयारी, पेपर की तैयारी, एग्जाम की तैयारी आपको स्वयं को करनी है। इसलिए बेहतरी यही है कि हम उन चीजों को अच्छे से तैयार करें और आगे बढ़े। ठीक है, तो देर न करते हुए हम प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है कि कंठोष्ठ ध्वनियां कौन सी हैं, ध्वनियां हैं। चलिए, आपको इसके लिए सरल बनाने के लिए मैं आपको उसमें ऑप्शन दे देता हूं। इसमें ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है दूसरा ऑप्शन है इसमें तीसरा ऑप्शन है इसमें,
और चौथा ऑप्शन है आपको उत्तर बताना है, शेष वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है। आपको उच्चारण स्थान बताना है, उच्चारण स्थान कौन सा है। कै की बात करें तो इसमें है, पहला है हमारा, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। तीसरा प्रश्न, वह वर्ण को शामिल करते हैं, कहां शामिल करते हैं वो बताना आपको। दंत्य, कंठ तालव्य, दंतोष्ठ या कंठोष्ठ, कंठोष्ठ जो भी है उसमें आपको बताना है कि नासिक्य व्यंजन है। आपको बताना है, पहला है, दूसरा है, तीसरा है और चौथा है। ये 4 प्रश्न है, इन चारों प्रश्नों को आप समझना अच्छे से और उसके बाद में उत्तर देना। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना, शेयर करना दूसरे लोगों तक इसको, जहां तक आप चाहे। अपने किसी भी लिंक के ऊपर, किसी भी सोशल मीडिया के ऊपर अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमें डिस्क्रिप्शन में जाकर के हमारे लिंक के अकॉर्डिंग हमें फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपको और किसी तरह की क्वेरी जाननी है तो आप वो डिस्क्रिप्शन को चेक करिए, वहां पर आपको और भी बहुत सारी चीजें मिलेगी देखने के लिए, तो आप उसके माध्यम से पहुंच सकते हैं। और पिछले वीडियो जो प्लेलिस्ट है उनको जानना चाहते हैं तो वो भी आप चेक कर सकते हैं। कुछ मोटिवेशन के वीडियो बने हुए हैं, आप उनको भी देख करके अपना हौसला बढ़ा सकते हैं। और अगर और कोई क्वेरी रहती है तो लिखकर जरूर बताना। अगर आप किसी और चीज के ऊपर अगर वीडियो बनवाना चाहते हैं तो उसके बारे में जरूर लिखना। और जहां तक हो सकेगा मैं आपके पास वो सारी की सारी चीजें देर सवेर जरूर लेकर आऊंगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।